The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। दोस्त, आज गरारी फंस गई है, इसलिए आपकी हेल्प चाहिए। अब मसला ये है कि हम और लल्लन टॉप की टीम के बाकी मेंबर सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमने अपने घर के एक कमरे में ये स्टूडियो बना दिया। अब स्टूडियो है, उसके बाहर बालकनी है, बालकनी के बाहर सड़क है और सड़क पर श्वान संप्रदाय के लोग हैं, यानी कुत्ते हैं। और कुत्तों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि शाम के वक्त इस स्टूडियो में दुनियादारी, लल्लन टॉप शो, कोविड बुलेटिन और उम्मीद की बात शूट होते हैं, तो वो भी अपने हिस्से के राग गाने लगते हैं। इस वक्त भी गा रहे हैं और आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो आपको अगर हमारी आवाज़ के बीच में हमारे इन सड़क पर रहने वाले दोस्तों की आवाज़ सुनाई दे तो इस व्यवधान के लिए हमें क्षमा करिएगा। अगर हम ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो शो लेट होगा, वैसे ही रोज़ लेट होता है, और इसलिए शो लिखने वाली टीम को कल पर्याप्त टिंचर भी दी गई थी कि बेटा कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो वो लोग अब चौड़े होके घूमेंगे कि हमने तो टाइम से पहुंच दिया, अब आपके मोहल्ले के कुत्ते नहीं कंट्रोल में हो रहे तो हमारी क्या गलती। शुरू करते हैं शो। बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और रेमडेसिवियर के साथ साथ एक और चीज़ की खूब डिमांड हुई, प्लाज्मा की। प्लाज्मा यानी हमारे खून का एक हिस्सा, जिसे पिछले साल से ही कोरोना के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा था। ढेर सारे लोगों ने अभियान चलाकर कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की, लेकिन अब सरकार ने इसे कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है। ऐसा क्यों हुआ? ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे बनता है? इसमें किन चीज़ों को जोड़ा गया, किन को हटाया गया? दुनिया के बाकी देशों में ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या है? आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स आपको थप्पड़ मारता दिख रहा है वो कांग्रेस का पार्षद है, और जो शख्स वीडियो में पिटता दिख रहा है वो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है। ये वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल का है। अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, रोज लोगों की भीड़ जुटती है, टोकन के हिसाब से लोगों को टीका लगता है। अपने परिचितों और नजदीकियों को पहले टीका लगवाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पार्षद ने पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बहस की और फिर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने कांग्रेस पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए काम बंद कर दिया। यानी नुकसान आम लोगों का हो रहा है। ऐसे समय में जब पूरा देश स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत को सलाम कर रहा है, इस तरह से मारपीट करने वालों को क्या किया जाए? कांग्रेस के नेता गुंडई कर रहे हैं, राहुल गांधी भाजपा की और दूसरे दलों की गुंडई पर जवाबदेही की मांग करते हैं। अब उनकी बारी है, और देखना यह भी होगा कि उद्धव ठाकरे सरकार जिस कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है उस कांग्रेस के नेता पर क्या कार्रवाई करती है। दिन की वीडियो के बाद अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,63,533 नए मामले सामने आए, जबकि 4,329 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 4,22,436 लोग ठीक भी हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगातार दूसरे दिन कोरोना के 3 लाख से भी कम केस आए हैं और ठीक होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मृतकों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की, और इसमें संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक देश की 1.8% आबादी ही कोरोना संक्रमित हुई है। हम इसे 2% की आबादी तक रोकने में सफल रहे हैं, ये केंद्र सरकार का दावा है। दूसरी सुर्खी अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते से जुड़ी है। तूफान की वजह से आज मुंबई के पास समुद्र में एक बड़ी नौका के डूबने की खबर आई, जिसमें करीब 273 लोग सवार थे। हालांकि भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 177 लोगों को बचा लिया। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है।
इसके अलावा कोलाबा से कुछ दूरी पर फंसी एक नाव में 137 लोग सवार थे। इनकी मदद के लिए भी नेवी ने सपोर्ट भेजा है। समुद्र में फंसे लोगों की मदद के लिए नेवी ने INS कोच्चि, INS कोलकाता जैसे बड़े जहाज़ों के साथ P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी ताउते तबाही के निशान छोड़ गया है। चक्रवात की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों के लापता होने की खबर है। तेज हवा और बारिश के साथ तूफान अब महाराष्ट्र से गुजरात पहुंच गया है। गुजरात में ऊना के तट से देर रात तूफान टकराया। कई शहरों से तबाही, नुकसान और तेज बारिश की तस्वीरें सामने आ रही गुजरात से। अब ये तूफान मध्य गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और शहरी इलाकों में तेज हवा और बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सूरत एयरपोर्ट फिलहाल बंद है और समंदर के मिजाज पर गहरी निगाह रखी जा रही है। उधर मुंबई में भी आज तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। चक्रवाती तूफान ताउते के कोहराम पर गृह मंत्रालय भी अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से सिलसिले में बात भी की। तीसरी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई। प्रधानमंत्री ने आज 46 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से अपने अनुभव लिखकर भेजने के लिए कहा ताकि उसे दूसरे जिलों में भी लागू किया जा सके। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप बिना संकोच, आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है, अच्छे ढंग से की है, वो मुझे जरूर भेजिए लिख करके, मेरे तक पहुंचाइए और मैं इसका अन्य जिलों में उपयोग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूंगा। क्योंकि आपकी मेहनत, आपके इनोवेशंस ये देश के भी काम आने चाहिए। और मुझे विश्वास है आज जितनी बातें मेरे सामने आई, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें काम आएगी। और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूंगा कि आप अपनी कुछ चीजें जरूर मेरे से शेयर करिए। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। प्रधानमंत्री 20 मई को भी कोरोना प्रभावित दूसरे जिलों के जिलाधिकारियों से बात करेंगे। आज बातचीत का पहला चरण था, 20 मई को दूसरा चरण होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से भी बात की, हालात का डटकर मुकाबला करने के लिए धन्यवाद कहा और बोले देश हमेशा स्वास्थ्य कर्मियों का कर्जदार रहेगा। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे भारत के कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की। वो प्रोटोकॉल जिसके तहत देश भर में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये विषय इसलिए क्योंकि कल यानी 17 मई को इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने अपने कोविड प्रोटोकॉल में से प्लाज्मा थेरेपी को बाहर निकाल दिया। ये निर्णय उस रिसर्च के सामने आने के बाद लिया गया जिसमें कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी से अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा ही कंफ्यूजन रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब नाम की दवा के बारे में भी देखने को मिलता है। देश में कोविड के प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठते हैं। सवाल ये कि जिस नींव पर कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बात ICMR के कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से शुरू करते हैं। 17 मई से वापस चलते हैं 22 अप्रैल के दिन। इस दिन ICMR ने एक प्रोटोकॉल जारी किया। कोविड का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अमूमन 3 कैटेगरीज में बटा होता है: होम आइसोलेशन के मरीज, कोविड वार्ड में भर्ती मरीज और आखिर में ICU में भर्ती मरीज। और इस प्रोटोकॉल में इलाज के तमाम तरीकों और दवाओं का उल्लेख होता है कि किस तरह के मरीज को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। 22 अप्रैल 2021 वाले इस प्रोटोकॉल को देखें तो आखिर में प्लाज्मा, रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब का उल्लेख किया गया और साथ में एक नोट नत्थी था ऑफ द लेबल। ऑफ द लेवल यानी वो दवाएं और इलाज के तरीके जिसके बारे में अभी बहुत सीमित मात्रा में रिसर्च उपलब्ध है और इन्हें इमरजेंसी यूज के अप्रूवल दिए गए हैं। यहाँ पर हम बता दें कि WHO की गाइडलाइंस ऐसी किसी भी दवा या तरीके के लिए क्लिनिकल ट्रायल से अलग इस्तेमाल के लिए परमिशन नहीं देती है। ऐसे में ICMR का प्रोटोकॉल ही ये बात कहता है कि चाहे प्लाज्मा हो, रेमडेसिविर या टॉसिलिजुमैब, उनके कोविड में उपयोग को लेकर सीमित रिसर्च उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ये इलाज में लगातार दिए जा रहे हैं।
हमसे बातचीत में डॉक्टर बताते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना से 1.5 साल की लड़ाई के दौरान बहुत सारी रिसर्च आई, कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, लेकिन इंडिया में कोरोना के मरीजों के इलाज का तरीका इन बदलावों के साथ नहीं बदला। सबसे पहले सुनिए डॉक्टर गोविंद को। प्रॉब्लम ये है कि हमारा अपना रिसर्च डेटा अवेलेबल कम से कम है। मतलब हो सकता है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन लोगों का रिस्पांस भी थोड़ा वेरी करता हो, बट एटलीस्ट जो WHO ने पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रायल हुए हैं उनका कलेक्टिव डेटा CDC ने और WHO ने भी अभी अप्रैल 2021 में एक समरी 80 पेजेस की 300 पेजेस की जो जारी की है, तो आई थिंक ऑल ओवर इंडिया उसे अडॉप्ट करने की जरूरत है। दो चीजें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, एक तो कि जैसे पिछले साल की बात हो रही थी कि एम्पेरिकली लोगों को एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये सब दिए जा रहे थे। उसके पीछे WHO का ये रेशनल रहा होगा कि आपको पता नहीं है कि कोई आदमी अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स लेकर के आ रहा है, हो सकता है कि वो कोविड हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है कि वो बैक्टीरियल निमोनिया भी हो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइन जारी करी गई थी कि आप तब तक जो टैमीफ्लू ड्रग है जो इन्फ्लुएंजा के लिए है वो भी स्टार्ट कर दो, कोई एक एंटीबायोटिक दे दो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के लिए हो, और जैसे ही अगर कोविड कंफर्म हो जाता है तो वो सारी एंटीबायोटिक हटा लो। समहाउ ये बात इस बार कम्युनिकेट नहीं हो पाई, मतलब कि अभी तक हम उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि इस बार 99% चांसेज है कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स लेकर के आ रहे हैं तो वो कोविड होने की ही संभावना ज्यादा है। सवाल यह भी उठता है कि भारत में कोरोना के इलाज का प्रोटोकॉल तय कौन से लोग करते हैं, कौन सी एजेंसी ये बताने में शामिल होती है कि कोरोना के मरीजों को कौन सी दवा लिखी जाए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने कई तरह की टीमें बनाई हैं जो तकनीकी और रणनीतिक जानकारी देने के साथ आगे की तैयारियों के लिए भी सलाह देती हैं, और इन्हीं के आधार पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से समय समय पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के संबंध में गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज का प्रोटोकॉल जो संस्थाएं तय करती हैं वो हैं ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, ICMR, कोविड-19 स्पेशल टास्क फोर्स, एम्स। पिछले साल जब कोरोना एक देश से दूसरे देश पहुंचने लगा तो जनवरी 2020 में एक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया। ये ग्रुप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को तकनीकी मामलों में सलाह देने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के नेतृत्व में बनाया गया, और इसका काम क्या था? कोरोना महामारी से जोखिम का आकलन करना, उसके हिसाब से तैयारी करना और प्रतिक्रिया संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना, और फिर आगे के लिए टेक्निकल गाइडेंस देना, इसके दिशा निर्देश तैयार करना। इस तरह से कोरोना को नियंत्रित करने में सरकार के मार्गदर्शन के लिए ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसने भी कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स बनाया। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल हैं, जबकि ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण। डॉक्टर भार्गव और राजेश भूषण इसके सह अध्यक्ष हैं। ICMR नेशनल टास्क फोर्स में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत सरकार और बाहर के तकनीकी क्षेत्र के 21 एक्सपर्ट शामिल हैं, जो रिसर्च के आधार पर तय करते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किस तरह से हो। यानी सरकार के पास मॉनिटरिंग और प्लानिंग की तैयारी पूरी है। लेकिन इसी सिस्टम ने बारहा प्लाज्मा थेरेपी जैसे किंचित अवैज्ञानिक तरीके की जरूरत को फ्लैग भी किया था। जी, सितंबर 2020 में ही सबसे पहले प्लाज्मा पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2020 में खुद ICMR ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से कोरोना के बढ़ाव और मृत्यु को कम करने में कोई मदद नहीं मिलती। और इसके सबसे पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अप्रैल के महीने में राज्यों से कहा था कि वो अपने यहाँ प्लाज्मा डोनेशन और प्लाज्मा बैंक की अच्छी व्यवस्था विकसित करें। अब ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हैं। सवाल है कि अगर पहले से ही उठ रहे सवालों पर गौर करके प्लाज्मा ट्रीटमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया होता, बेजा की दवाओं का लोड खत्म कर दिया गया होता, तो देश का कितना सारा वक्त और कितने संसाधन बच सकते थे। और क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री अपने ही विशेषज्ञों की बात पर ध्यान नहीं देते, जबकि मंत्री जी खुद डॉक्टर हैं। हम देख रहे हैं कि लोग प्लाज्मा के लिए अभी भी सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ये गुहार बहुत तेज़ थी। हम सब कोशिश भी करते थे कि प्लाज्मा मिल जाए, कई की जानें बचती थी, कई को नहीं बचाया जा सकता था। तो क्या हम गलत इलाज की दिशा में बढ़ रहे थे? क्या ये गलत फैसले नहीं थे? अगर सही फैसले थोड़ा और जल्दी ले लिए गए होते तो क्या कुछ और जिंदगियों को बचाया जा सकता था? इसी किस्म की दुविधा रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के समय भी दिखाई देती है। कोरोना में इलाज के लिए WHO ने इन दोनों के ही इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद इलाज के इन तरीकों का भारत में बदस्तूर इस्तेमाल जारी है।
24 घंटे पहले आए प्लाज्मा को प्रतिबंधित करने के आदेश के बाद भी प्लाज्मा के एसओएस कॉल अभी भी आ रहे हैं। रेमडेसिविर और दूसरी दवाएं जिनका डब्ल्यूएचओ के प्रोटोकॉल में जिक्र नहीं है, उनकी खोज भी जारी है। क्या ऐसा है कि आईसीएमआर और एम्स के ये निर्देश जमीन पर मौजूद डॉक्टरों तक नहीं पहुंच रहे? डॉक्टर ये दवाएं लगातार क्यों लिख रहे हैं? आप कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर दिनकर का जवाब सुनिए। देखिए, जो अपने यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर जो सिस्टम है ना, वो इतना फाइन नहीं है जितना कि और सब मतलब कंट्री का है। तो दरअसल डॉक्टर को अपने मन से प्रिस्क्राइब नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम भी खुद प्रिस्क्राइब करते हैं तो दबाव में आके करना पड़ता है, मजबूरियां हो जाती है हमारी प्रिस्क्राइब करने की। अब क्या है कि आईसीयू वार्ड में कोविड सेक्शन में काम कर रहे हैं अपन, और पेशेंट एकदम क्रिटिकल है, जीवन मौत से जूझ रहा है। अब इतना अटेंडेंट का प्रेशर रहता है सर के ऊपर, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। अब फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जो पेशेंट का अटेंडेंट है उसको इतना ज्यादा ज्ञान आ गया रहता है कि जबरदस्ती कलम पे हाथ रख के प्रिस्क्राइब कराता है। ठीक है, हम समझ गए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, एक बार आप रेमडेसिविर दे करके तो देखिए सर, हो सकता है ठीक हो जाए। तो दरअसल ये सारा जो है प्रेशराइज होकर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्चुअल अगर आप क्या कहते हैं रिसर्च के हिसाब से देखेंगे तो रेमडेसिविर का कोई योगदान नहीं है कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में और इलाज में, कोई नहीं, 1% भी नहीं। एक तो एक्चुअल डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या जो डाटा जो फॉरेन कंट्री में जो भी रिसर्च हुआ, हाल फिलहाल में बांग्लादेश में भी एक रिसर्च हुआ है, वो भी यही कहता है कि रेमडेसिविर का कोविड के ट्रीटमेंट में एक्चुअल कोई रोल नहीं है। एंटीवायरल ड्रग है, उसको सार्क वगैरह के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका कोविड में अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि लाइफ सेविंग ड्रग है। आप ये नहीं कह सकते कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन दे दिए तो पेशेंट जो है वो उठ के बैठ गया या ऑक्सीजन डिमांड उसका कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यानी साफ है कि डॉक्टर खुद बहुत ज्यादा दबाव में है, और जाहिर सी बात है कोरोना एकदम नई बीमारी है। जानकार बताते हैं किसी भी नई बीमारी को क्लिनिकली साधने में थोड़ा वक्त लगता है, यानी पक्का इलाज सामने आने में समय लगता है। लेकिन इस इलाज के मानक क्या होने चाहिए? क्या सब कुछ ट्रायल एंड एरर पर टिका है? किसी संस्था के रिसर्च या प्रोटोकॉल को आधार बनाकर इलाज का सलीका निर्धारित होना चाहिए या नहीं? और ऐसे में सबसे पहले नाम आता है सामने डब्ल्यूएचओ का। उनका क्या सोचना है वो तो हमने आपको बताया। वहां पर कोरोना के इलाज में एंटीबायोटिक भी प्रतिबंधित हैं। अब चलते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके। वहां पर कोविड का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? यूके की नेशनल हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पर जाने पर पता चलता है कि यूके में भी कोरोना मरीज के इलाज के लिए रेमडेसिविर, स्टेरॉयड और टॉसिलिजुमैब दवाओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन खास परिस्थितियों में। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमने यूके में काम करने वाले डॉक्टरों से बात की। सुनिए उनके तर्क। देखिए, जो यूके का कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और उसमें जो हॉस्पिटल से बाहर का ट्रीटमेंट है वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें सिवाय पैरासिटामोल के और कुछ भी एडिशनल नहीं है। सॉरी। तो पैरासिटामोल जैसे बुखार की जरूरत पड़े और तभी वो दी जाती है। बाकी जो एंटीबायोटिक्स हों या विटामिन सी, डी, जिंक, ऐसा कुछ भी उस प्रोटोकॉल में नहीं है जो कि होम आइसोलेशन में रिकमेंडेड हो। तो यूके प्रोटोकॉल इस बहुत क्लियर है इस बारे में कि और कुछ भी होम आइसोलेशन में नहीं जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब तीन चार चीजें हैं जो जिसका की एविडेंस है और जिसकी रिकमेंडेशन की जाती है। उसमें एक तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो प्रोटोकॉल है उसमें बताया है कि जो कोई भी एंटीबायोटिक्स इसके इलाज में हम नहीं यूज करेंगे अनटिल एंड अनलेस अगर हमें मालूम है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि हो सकता है, लेकिन वो हमें पहले जानना होगा। तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, ये तो सबसे पहली बात है। दूसरा, जो स्टीरॉयड्स हैं, स्टीरॉयड्स की रिकमेंडेशन डेफिनेटली है। वो उसकी बहुत ही खास जो मैं कहूँ कंडीशन है कि पेशेंट को ऑक्सीजन पे होना चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन पे नहीं है और तब उनको स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं, तब स्टीरॉयड्स के जो असर हैं वो खराब है। तो ऑक्सीजन चाहे वो जैसे हम कहते हैं कि नेजल कैनुला के थ्रू हो या फिर वो और PIP मशीन, पैप मशीन है या और तरीके की ऑक्सीजनेशन हो, तो तब हम स्टीरॉयड्स दे सकते हैं। स्टीरॉयड्स 5 से लेकर मैक्सिमम 10 दिन के लिए उसमें बात की गई है कि वो दे सकते हैं, और उसका जो एविडेंस है वो काफी क्लियर भी है। और उसी के चलते दुनिया भर में स्टीरॉयड्स का यूज इसमें किया गया है, क्योंकि ये बीमारी को भी थोड़ा कम करते हैं, उसकी सिविरिटी को, और डेथ से भी बचाते हैं, और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको भी कम करते हैं।
दूसरी बात जो आती है रेमडेसिविर की, वो अगेन जो यूके की साइट है उसमें उसका जो यूज़ है वो बहुत ही कंडीशनल है। और वो भी बहुत वीक रिकमेंडेशन है कि आप इसको एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में जब वेंटिलेटर पे हो पेशेंट, बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में उसको ट्राई कर सकते हैं। अगेन ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, जो स्टेरॉइड की थी वो क्लियर कट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगली बातें आती हैं, जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होते हैं एंटीकोगुलेंट्स। उसका जो यूज़ है वो सारी गाइडलाइन में सिमिलर है, क्योंकि जो कोविड है उसके चलते बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं, तो उस उन क्लॉट्स के कंसीक्वेंसेस के उसके नतीजों से बचने के लिए एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो डेफिनिटली यूज़ किए जाते हैं। टॉक्सिलिजुमैब जैसी जो चीज़ है, इसका भी एविडेंस थोड़ा है कि जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अगेन इसकी बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि टॉक्सिलिजुमैब जो है वो उन उन मरीजों को दी जाए जिन पे पहले स्टेरॉइड का यूज़ हो चुका है, जिन जो वेंटिलेटर पे हों, जिनकी तबीयत जो है ज़्यादा खराब हो रही है, उनका जो सीआरपी का लेवल है वो एक सर्टेन कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में पेशेंट्स को टॉक्सिलिजुमैब का भी रिकमेंडेशन है, लेकिन अगेन दैट्स अ गुड रिकमेंडेशन, इट इज़ नॉट कि बहुत वीक रिकमेंडेशन नहीं है, उसका लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक है। डॉक्टर वत्स ये भी बताते हैं कि इस समय भारत को अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह की तैयारी दिखाने की जरूरत है। इंडिया में जो वेव आती है वो मार्च में, लगा लीजिए कि मार्च में आती है, तो 2 महीने का टाइम तो वैसे ही था चीज़ों को अपडेट करने का। वो नहीं की गई। आई थिंक उसका जो बहुत बड़ा खमियाजा है कि पेशेंट्स को, सिस्टम को, आम लोगों को इसका भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार को भी इवेंचुअली तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा बोझ जो है हेल्थ सेक्टर के ऊपर ही आता है। और उसका जो मेन कारण मुझे लगता है ये है कि जो हमारी इंटरनल स्टडीज़ हैं, जो अपने देश के लेवल पे जो स्टडीज़ हैं, वो नहीं हो रही हैं। कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं है कि हमने अपनी स्टडीज़ चलाई हों, जिसकी 5-7 आर्म्स चल रही हों, पैरेलली, जिसमें एक साइड में रेमडेसिविर की रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल चलती हो, दूसरी साइड प्लाज़्मा की चले, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो बिल्कुल मिसिंग है। उसके चलते क्या होता है कि जब कोई ऐसा कोई रिजल्ट कहीं से आता है, तो हमारे पास उसको डबल चेक करने का कोई तरीका नहीं है। हमें सिर्फ वेट करनी पड़ती है कि जो दूसरों का जो रिजल्ट्स हैं, उसको लेके हम कितना आगे चलें। वो हम लोकल कंडीशंस में, इंडिया की जो लोकल कंडीशन उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करें। और फिर जो एक सिस्टम में जो स्लोनेस है, वो तो वैसे भी इनहेरेंट है हमारे सिस्टम में, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइंस अगर 6-8 महीने बाद पहली बार, अभी पिछले 2-3 हफ्तों पहले पहली बार अपडेट की जाती हैं, सो दैट इटसेल्फ सेज कि सिस्टम की स्लोनेस तो काफ़ी खराब थी, वो भी पैंडेमिक के चलते। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमने आई थिंक फरवरी में अनाउंस कर दिया था कि हमने कोविड को हरा ही दिया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन दोनों दवाइयाँ जो हैं, उनके जो अभी तक का एविडेंस है, उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है कि दे आर हेल्पफुल। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को रूल आउट किए हुए मतलब महीनों हो गए हैं, और क्लियर कट बोला हुआ है कि ये इसको कोविड में ना तो इसके बचाव में और ना ही इसके क्योर में किसी तरह का भी कोई भी बेनिफिट है। और हर दवाई का जो अपना एक साइड इफेक्ट है, वो तो डेफिनेटली होता ही है। तो उसके चलते जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट है, वो रिस्क की तरफ ज्यादा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। तो वो मेरी समझ से परे है कि वो अभी भी क्यों हमारी इंडिया की नेशनल गाइडलाइन का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि वो सिर्फ उसको मे डू के उसको कर सकते हैं में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको उसमें मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आइवरमेक्टिन का थोड़ा कंफ्यूजिंग एविडेंस जरूर है कि कुछ छोटी-मोटी स्टडीज ने दिखाया है कि वो शायद बचाव में हेल्प कर सकते हैं। एक छोटी सी इंडियन स्टडी ने भी दिखाया था। लेकिन जब डब्ल्यूएचओ ने और बाकी बॉडीज ने जब उसका कंप्लीट एनालिसिस किया, जितना डाटा है सबको पूल इन करके, जब डब्ल्यूएचओ ने अभी मार्च के एंड में जब उसको एनालाइज करके बताया हमें, तो उसमें क्लियर उन्होंने बताया था कि इसका कोई ऐसा एविडेंस अभी अवेलेबल नहीं है कि हम इसको रिकमेंड करें बचाव में या ट्रीटमेंट में कोविड के। तो अभी तक का जो लेटेस्ट पूरे एविडेंस का जो एनालिसिस है, उसका तो रिजल्ट यही है। तो अभी अगेन समझ के थोड़ा परे है कि अभी भी हमारी जो अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, उसमें ऐसे खराब एविडेंस वाली चीजें अभी भी क्यों उसमें इंक्लूडेड हैं। आई थिंक हमें अभी उसको और डिटेल में देखकर उसको भी रिव्यू करना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसमें भी रिस्क्स हैं, उसमें भी पैसे लग रहे हैं, उसमें भी लोगों की गलत जो होप है उनको दी जा रही है। यूके के बाद अब चलते हैं अमेरिका। यहाँ पर सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी अपने यहाँ कोरोना के इलाज में दवाओं को शामिल किया है। इन दवाओं को ठीक वैसे ही जैसे भारत और दूसरे देशों में किया गया, यानी ऑफ द लेबल।
इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर बताते हैं कि WHO से अलग गाइडलाइंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यूएस में काम करने वाले डॉक्टर प्रवीण जो बताते हैं आपको सुनना चाहिए। जो प्रोटोकॉल यूएस में यूज होता है उसमें हम लोग ज्यादा स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स पे ज्यादा फोकस है, और ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। बेसिकली तो लंग को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं। उनके बिग ब्रदर्स अगर आप देखें तो टोसिलिजुमैब की हम जब बात करते हैं कि अगर आपको 100% श्योर है कि आपके पेशेंट के अंदर सिर्फ कोविड का इन्फ्लेमेशन चल रहा है और कुछ भी नहीं है, तब आप टोसिलिजुमैब की तरफ जाते हैं। और यूएस में हम बहुत ही केयरफुली उसे यूज करते हैं, क्योंकि इसके लिए ये आपकी इम्यूनिटी को कंप्लीटली शट डाउन कर देगा। और जब आप 100% श्योर है कि अब की बार आपका साइटोकाइन स्टॉर्म जो कि बनता है आफ्टर इन्फेक्शन फ्रॉम कोविड कुछ पेशेंट्स के अंदर, जिसमें कोविड वायरस नहीं, उससे आने वाली इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू चल रही है, उसको रोकने के लिए जब आप श्योर हैं कि सिर्फ यही कारण है पेशेंट की इस समय क्लिनिकल सिचुएशन का, तब आप टोसी यूज करते हैं। और उससे पहले भी आपके पास टीम्स होनी चाहिए कि आप एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट के साथ, आप एक रूमेटोलॉजिस्ट के साथ और फैमिली के साथ बैठ के एक डिसीजन लेते हैं कि देखिए कोविड जो है वो तो था ही, अब हमें ये डिजीज लग रही है, तो क्या हम उनके रिस्क और बेनिफिट जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद आईडी वाले स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इस चीज पे बात करते हैं कि कहीं और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऐसी मेडिकेशन जब आप देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और कहीं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुआ तो वो फैल जाता है। तो इसीलिए यूएस के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर आई सॉ कि टोसी का ज्यादा यूज है। यूएस में अभी तक मैंने अगर सिर्फ 10 या 20 पेशेंट्स को ही टोसिलिजुमैब दिया होगा, और वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्कशंस विद ऑल अदर कंसल्टेंट्स। एक तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। दूसरा डोजेजेस ऑफ स्टेरॉइड्स, जो डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स हम लोग यहाँ यूएस में यूज कर रहे हैं वो है 6 मिलीग्राम डेक्सामेथाजोन फॉर 10 डेज। जिन पेशेंट्स के अंदर क्रॉनिकली स्टेरॉइड डिपेंडेंसी होती है उनमें हम लोग टेपर करते हैं, पर जनरली टेपर की जरूरत नहीं होती। 10 दिन खत्म हो जाते हैं तो 10 दिन के बाद हम उस मेडिकेशन को रोक देते हैं। ये मेरे नोटिस में आया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने बताया था कि इंडिया में 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम पल्स डोज स्टेरॉइड्स का भी यूज किया जा रहा है, पर उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो अभी जिस तरह से हम आप बात कर रहे थे कि म्यूकोर और राइजोपस जो ब्लैक फंगस का इंडिया में बात चल रही है, वो फंगस का कारण हाई डोज स्टेरॉइड्स भी होते हैं, और उनका कारण जो है आपकी ग्लूकोज कंट्रोल अगर नहीं होगा तो राइजोपस और म्यूकोर जो है या एस्परजिलस है वो जल्दी ग्रो करेगा। दीज आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसीलिए यहाँ पर उतने हाई डोज स्टेरॉइड्स हम लोग नहीं यूज करते हैं। 6 मिलीग्राम डेक्सामेथाजोन 10 डेज ही हम यूज करते हैं। और प्लाज्मा जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि प्लाज्मा के साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए थे, वॉल्यूम ओवरलोड होना शुरू हो गया था, लंग के अंदर टिश्यू में हल्के हल्के डैमेजेस दिखने शुरू हो गए थे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बेसिकली बढ़ गया था। तो इसीलिए यूएस ने उसे पुल बैक कर लिया कि इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो वो एक और डिफरेंस जो है वो है इंडिया और यूएस के बीच में। बाकी अभी तक कुछ स्टडीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर में एवरमेक्टिन की स्टडी अभी की गई है। अभी जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे ये प्रोटोकॉल्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे हम डिजीज के बारे में ज्यादा जानेंगे, और जैसे जैसे हमें ये पता लगेगा कि ये वायरस कौन कौन सी चीजों से और इनहिबिट हो सकता है, तो वो चीजें आती जाएंगी और पुरानी चीजों में रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखकर उनको शायद रिप्लेस किया जा सकता है। बात कुछ हद तक साफ है, प्रोटोकॉल कोई विश्वव्यापी रूल बुक नहीं है, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इमरजेंसी के हिसाब से तय होता है। इस तरह के सारे प्रोटोकॉल का मकसद साफ है, मकसद ये कि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। फिर भी एक मुस्तैदी और एक तेज डिसीजन मेकिंग की दरकार है, जिससे हम अपने संसाधनों को और संचित कर सकें, लोगों की जिंदगी बचा सकें। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।